बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज 5 फरवरी ये दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है। गली गली, करिया करिया, शहर शहर, गांव गांव सिर्फ एक ही आवाज़ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा। नाज़रीन, अगर हम कश्मीर की तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो ये दरअसल एक ऐसी रियासत है जो कि शुरू से ही कंट्रोवर्सी का शिकार रही। यानी 95% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी की रियासत, जिससे कानून के तहत या उस वक्त जो मुआहदा हुआ था यूनाइटेड किंगडम और हिंदुस्तान के दरमियान, उसके तहत पाकिस्तान में शामिल होना था। लेकिन चूँकि राजा हरी सिंह जो है वो एक सिख राजा था जो मुसलमानों की इस रियासत पर काबिज था, और जब उसने पहले तो अलहदा यानी ये इस रियासत को अलहदा रखने का फ़ैसला किया, लेकिन फिर जब उसने ये देखा कि जो कश्मीर की आवाम है वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहती हैं, तो फिर उसने लॉर्ड माउंटबेटन से दरख्वास्त करके इस जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर का इल्हाक़ के लिए एक दरख्वास्त लिख दी, जो कि गवर्नर जनरल थे उस वक्त के लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के, उनके नाम ये दरख्वास्त लिखी गई। उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला चलता रहा। यानी इसी मसला कश्मीर की बुनियाद पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। सबसे पहली जंग 1947 में लड़ी गई, दूसरी जंग 1965 में लड़ी गई और तीसरी जंग कारगिल के मकाम पर 1999 में लड़ी गई। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मुत्तहिदा कौम यानी जब अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला ले जाया गया तो वहाँ ये करारदाद पेश की गई कि जो अवाम है कश्मीर के, उन्हें ये हक़ दिया जाएगा कि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से इन करारदादों पर आज तक अमल नहीं हो सका, और फिर गुज़िश्ता साल भारत ने आर्टिकल 370 को तोड़ते हुए जो किस्मत है कश्मीर में रहने वालों की, उनको मज़ीद ख़राब कर दिया। वहाँ के जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब हो गए। कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी में अब बारूद की खुशबू आती है और गली गली में नौजवान जो हैं वो भारतीय फ़ौजों के हाथों मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। न जाने कितने और नौजवान इस तरह से जुल्म और बर्बरियत का शिकार होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। आपको भी बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद होंगे जाना पहचाना नाम है, ना सिर्फ मीडिया के हवाले से बल्कि सियासत के हवाले से रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, बहुत ज़बरदस्त मुकर्रिर हैं, टीवी प्रेजेंटर, टीवी एंकर और होस्ट हैं। मेरे सीनियर साथी हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो आज के मेरे शो में मेरे साथ मौजूद होंगे। कहीं ना जाइएगा, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज हम बात कर रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे खुशामदीद कहते हैं शो में। थैंक यू, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। शुक्रिया सर। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर और जगह जगह, करिया करिया, गली गली यही शोर है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा। क्या कहते हैं सर? देखिए, कश्मीर को तो इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान बनना ही है, और कश्मीर पाकिस्तान है, अभी भी पाकिस्तानी है। वहाँ पर पाकिस्तानी परचम ही लहरा रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम इस बात की आज भी गवाही देते हैं कि उनका दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। फिर कुछ दिन पहले आपको याद होगा, वहाँ तो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की तस्वीर तक लोगों ने लगा दी थी। अब कोई वहाँ पर फौजी थोड़ी पहुँचे थे तस्वीरें लेके कि आप लगाते। लोगों की मोहब्बत थी। लोगों ने अपनी मोहब्बत, अपने इखलास और अपने सच्चे दिल के साथ जो पाकिस्तान से उनकी अक़ीदत है उसका इजहार किया था। अब ये एक नविश्ता दीवार है, मतलब मोदी हुकूमत को समझ लेना चाहिए। एक दीवार पर साफ लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बेशक। अब अगर वो नहीं पढ़ पा रहा और वो उर्दू में, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हमने तो उर्दू में लिखा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसका ट्रांसलेशन करा लें। अब तो ट्विटर पर भी ट्रांसलेट हो जाता है और गूगल ट्रांसलेटर भी है, तो वो पढ़ लें कि वहाँ के लोग भारत के साथ रहना नहीं चाहते। और सिर्फ वहाँ के लोग नहीं, बल्कि भारत में मुसलमान भी। भाई देखिए, हबीब जालिब और फैज़ अहमद फैज़ का कलाम पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो मैं तो उनसे कहता हूँ भाई जब ये कलाम ही पढ़ना था तो यहीं आ जाते हैं। बिल्कुल, जब तुमने ये पढ़ना ही था कलाम। तो मुझे वहाँ के मुसलमानों से खास हमदर्दी नहीं है। पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान के, लेकिन बुलंद भाई मुझे वहाँ के मुसलमानों से कोई खास हमदर्दी कभी भी नहीं रही है और ना मैं रखता हूँ।
उसकी वजह ये कि ये वही मुसलमान थे जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी, जो वहाँ रह गए। ये वही लोग थे जिन्होंने कायद आज़म को काफिर आज़म करार दिया था। ये वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को ना पाकिस्तान खाकम बदैन कहा था। और आज भी उनका मौलाना मदनी ये कहता है कि जी हमने कुरान की बालादस्ती और निज़ाम मुस्तफ़ा को रद्द किया था, माज़ल्ला। और आज आप देखिए पाकिस्तान में कुछ भी हो, हुकूक की जंग लड़ने वाले लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तकालीफ, और लेकिन वो नहीं हो रहा जो वहाँ है। वहाँ आपका जीना महाल है, मजहबी आज़ादी नहीं है सर, मजहबी आज़ादी नहीं, आपको मजहबी तो छोड़िए, अखलाकी इंसानी आज़ादी नहीं है। मजहबी तो बहुत दूरी बात है, इंसानी आज़ादी आप बात नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ पर अब एक ऐसा वक्त आने वाला है जो मैं देख रहा हूँ, जो एक पॉलिटिकल विजन है थोड़ा बहुत है कि भारत मुझे टुकड़े टुकड़े होता नजर आ रहा है। और टुकड़े टुकड़े से मुराद कि कई पाकिस्तान में बन जाएंगे, एक पाकिस्तान। और मुझे फिर यहाँ मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली के विजन को, बेशक, कि उन्होंने कहाँ तक देखा था जहाँ तक हम नहीं देख सक रहे थे, बहुत आगे तक देखा था उस मोहम्मद अली जिन्ना ने कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, कायद आज़म तेरा एहसान है ऐसा। बेशक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सर क्या समझते हैं, भारत ने ये जो आर्टिकल 370 को ख़त्म करके और ख़ास तौर पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें थी उसकी खिलाफ वर्जी की, खुली खिलाफ वर्जी की, सर भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंद क्यों नहीं किया जा सकता है सर? देखिए, मैं जो 370 है ना, अब आप 370 को 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, तो एक्चुअली भारत ने 370 नहीं ख़त्म किया, भारत ने 10 का हिस्सा ख़त्म कर दिया। 9 हो जाता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है ये एक लामहदूद है, लातादाद है, ये आदाद में नहीं शुमार होता। तो अब ये लामहदूद मुसीबतें उन पर आ गई हैं, अब ये ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक 10 था मसले थे, मसले ख़त्म थे, तो इन्होंने उसको ख़त्म किया। 370 आर्टिकल ख़त्म करने के बाद उन्होंने बुनियादी तौर पर यह साबित करने की कोशिश की कि हम बैरूनी दबाव कबूल नहीं करना चाहते। ये बैरूनी दबाव नहीं था, ये अंदरूनी दबाव था। भारत के अंदर रहने वाले कश्मीरी, मजलूम कश्मीरी जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में तकलीफ के दिन गुजार रहे हैं, ये उनकी आवाज़ थी। और इस तस्वाब राय, तो आप तो बहुत पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जमहूरियत तो आपके पनप रही है, आप तो जमहूरी उसूलों के अलमबरदार हैं, सेकुलर आपने आपको कहते हैं, तो आप करा देते, आप इस तस्वाब राय करा। और अगर आपको इतना यकीन है कि भारत में रहने वाले वो कश्मीरी जिन्हें हम मकबूजा कश्मीर के लोग कहते हैं, वो कश्मीरी आपके साथ है, तो फिर तो कराने में गाजी नहीं था, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन आपको पता था, आप जानते हैं, आप चूंकि पुराने गुजरात के कसाई हैं, आप ये काम करते आए, लोगों को मारते पीटते आए, आपको पता है कि हमारे साथ नहीं देंगे, इसलिए आपने 370 ख़त्म कर दिया। और आज 190 दिन हो गए मरन भाई, 190 डेज। सर आपको याद होगा 92 में 1 दिन का या 2 दिन का कर्फ्यू जब होता था कराची में, और कर्फ्यू के वक्फे में लोग कैसे निकलते थे, किस तरह निकलते थे? वहाँ तो वक्फा भी नहीं दे रहे, नरमी भी इस तरह नहीं दे रहे। जो नरमी देते हैं वो यही कि दुकानें इधर उधर जाके सामान ले आए और खरीदे और फौरन अंदर चले जाए। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, और ये तारीख़, इंसानी तारीख़ में बहुत बड़े मजालिम में गर्दाना जाएगा। सर क्या समझते हैं, इस इशू को पाकिस्तान कामयाब हुआ इंटरनेशनली हर सतह पर उजागर करने में, ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर की जो आवाम है उनके हुकूक़ की आवाज़ बना है पाकिस्तान? देखिए, मैं अपने तौर पे ज़ाती तौर पर समझता हूँ जितना इस बार किया है ना, मतलब खान साहब जहाँ जा रहे हैं, आज भी उन्होंने आज़ाद कश्मीर के दौरे के मौके पर ये जुमला कहा कि दुनिया देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर। मतलब आप इमरान खान से और क्या तवक्को कर सकते हैं? क्या करें इमरान खान और? जंग नहीं हो सकती, जंग किसी मसले का हल नहीं, मुतामिल दोनों मालिक, जो वैसे भी जंग किसी मसले का हल नहीं होती। आप तो माशाल्लाह मुकर्रर है, आपने साहिर लुधियानवी को पढ़ा होगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? तो जंग तो भूख और एहतियाज देती है, तकालीफ देती है, मुसीबतें देती है, तो जंग नहीं हो सकती। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि टेबल टॉक करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, भारत को दोबारा आना पड़ेगा, उसके लिए आप आलमी दबाव डलवा सकते हैं। तो इमरान खान बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। सर अमेरिका की सालिसी भी कबूल नहीं है भारत? नहीं, अमेरिका की सालिसी हमें भी कबूल नहीं है, सीधी बात है। हमें मतलब कि ट्रम्प साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन हमें सालिसी इसलिए कबूल नहीं है क्योंकि उनका कुछ पता नहीं है, उन तो खुद इम्पीचमेंट के मराइल से गुजर रहे हैं। हमें सालिसी नहीं चाहिए, हम सहूलतकार बनने को तैयार हैं। हमारा कश्मीर के मामले पे सालिसी में चाहिए नहीं, हम यहाँ सहूलतकार भी नहीं बनना चाहते। हम कहते हैं तस्वाब राय करा दीजिए आप वहाँ पर वोट, आप भाई ये जो हम कह रहे हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये हमारा है ना नारा,
चलिए थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कश्मीरी आजाद रहना चाहते हैं, ठीक। चलिए वो भी कर लें आप, मगर आप सजा पे राय करा दें। वो जो कश्मीरी जो चाहते हैं ना, वो उनकी उमंगों के मुताबिक उन्हें आप दें, जैसा चाहे वो आपके साथ रहना चाहे, आप हमारे साथ आना चाहे हमारे साथ आ जाए, वो आजाद रहना चाहते हैं आप बस करवा दें। वो आपके साथ नहीं रहना चाहते ये तय है, बाकी वो किसके साथ रहना चाहते हैं ये तय नहीं है, तो ये आप करा दें। सर क्या समझते हैं अगर कुछ पहले से मतलब बहुत लेट नहीं हुआ, पाकिस्तान को ताखीर नहीं हुई इस मसले को आलमी सतह पे लेके जाने में, जब पहले से पता था कि ये करारदाद आने वाली है और इस तरीके से ये जो शिक है या कानून की शिक है इसको ख़त्म किया जाएगा, और ये कॉन्स्पिरेसी जिस तरह दूसरी मुसलमान रियासतों में इस तरह किया गया जानबूझ के ताकि मुस्लिम अक्सरियती आबादी को अक़लियत में बदला जा सके, असल मकसद तो यही ना सर? क्या अगर पहले से हम थोड़ा प्रोपेगेंडा करते और इंटरनेशनल प्रेशर डालते तो ये चीज़ रुक सकती थी? इसमें मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक सियासी शऊर का फुकदान था। हम शायद, मैंने तो खैर कभी भी, आपको पता है मैं भारत पे कभी टच करता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आपको बताऊँ कि शायद ये समझा जा रहा था कि मोदी के दोबारा आने के बाद उसको शायद एक एहसास होगा कि, लेकिन लोग शायद नहीं जानते थे कि, और मैं भी नहीं जानता था और आप भी नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था कि आरएसएस का एजेंडा था। ये आरएसएस लेकर आई थी दोबारा मोदी को, और ये कहकर लाई थी। मोदी के इलेक्शन कैंपेन का ये सबसे बड़ा नारा और वादा था कि अगर दोबारा इख्तियार मिल गया तो 370 को खत्म किया जाएगा। आरएसएस जो है वो उस नजरिए की हामिल है जो गोडसे का नजरिया था, और गोडसे ने महात्मा गांधी, जो महात्मा कहते हैं लोग, मैं तो उसे महात्मा नहीं कहता, मोहनदास करमचंद गांधी है, जब वो कायदे आज़म नहीं कहते तो मैं महात्मा गांधी को कहूँगा। बिल्कुल। तो वो एक मोहनदास करमचंद गांधी, उसको कत्ल किया जब गोडसे ने। तो वो क्या मसला था, आरएसएस चाहती थी कि गांधी जिंदा ना रहे, क्योंकि गांधी अगर जिंदा रहेगा तो ये कहेगा कि हिंसा की बात मत करो, अहिंसा पर रहो, हिंसा की बात ही नहीं करो, तो वो इस पर रहेगा। वो चाहते थे कि नेहरू भी ना रहे, नेहरू तो अपनी तभी मौत पूरी कर गए, मतलब नेहरू को भी मार देते। अब इन्होंने बाकायदा हाथ रखा मोदी पर कि देखो हमें हिंदुत्व नजरिए को फैलाना है, अखंड भारत हमारी मंजिल है, और हमें यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को। अच्छा, इसमें एक हमारा कसूर भी है माजरत के साथ, हमारे वुज़रा बेध्यानी में कहते हैं हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान नहीं मानता। हिंदुस्तान का मतलब ये कि जो हिंदुओं का मुल्क है, वो हिंदुओं का तो नहीं है, वहां तो नक्सलाइट्स भी है, वहां तो मुसलमान भी है, वहां तो सिख भी है, वहां तो और भी कौमें आबाद है, तो हिंदुस्तान कैसे हो गया? ये तो भारत है, भारत है, हिंदुस्तान तो था भी नहीं कभी। अब इसको हिंदुस्तान, ये कहानियों में और किताबों में लिखा हिंदुस्तान का बादशाह वगैरह, हिंद था पहले, हिंद, हिंदू नहीं था वो, हिंद, हिंद सिंध था, सिंध और हिंद एक ही चीज थे। तो सिंध आप कह सकते हैं, सिंधुस्तान आप जरूर कहें, वो हिंदुस्तान तो कहते हैं आप उसे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान। तो हमने हिंदुस्तान करके एक तो उनको बड़ा ताकतवर दिया, ये हिंदुस्तान है। आज भी फिरदौस आशिक अमान की तकरीर करी थी, हिंदुस्तान, तो किस बात का हिंदुस्तान? वो भारत है, और वो अब वैसे भी बहुत कमजोर हो चुका है। अब वहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आप जो फरमा रहे थे, देखिए उसमें फुकदान जो बुनियादी तौर पर रहा वो ये रहा कि हमने ये नहीं समझा, और हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि जल्द या बदेर तारीख अपने आप को दोहराएगी। कभी भी हिंदुओं की हुकूमत नहीं रही है बरसगीर पर, बहुत कम अरसे के लिए ये जो अभी अभी हुई है। इससे पहले किसकी हुकूमत थी? बलबन की थी, मुगलों की थी, तुगलक की थी, खिलजियों की थी। तारीख आप उठाकर देख लें, 1857 बहादुर शाह जफरी, तुर्कों की हुकूमत रही यहाँ पर। कभी भी हिंदुओं की, ये छोटे छोटे राजा महाराजा पद्मावत में दिखाई देते हैं, ये राजपूत 2% के सारे, ये वो वाले राजपूत नहीं जो हमारे वाले नहीं सर, ये उधर की बात है। तो हमारे यहाँ के 2% का कोई राजपूत नहीं, हमारे यहाँ के राजपूत तो राजपूत है, वाकई राजपूत है। ये वहाँ के जो राजपूत है, ये क्या लड़ते हैं, इनकी क्या लड़ाइयाँ थी? ये मराठास क्या थे? कौन थे मराठास? तारीख अब आप देखिए, इन्होंने पानीपत की जो जंग दिखाई है उसमें भी इन्होंने गलत दिखाया, पद्मावती जो थी उसमें भी गलत दिखाया, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनाकर पेश किया है। खिलजी ने इनके मिजाज पूछ लिए थे, खिलजी भागा था 100 किलोमीटर तक इनके पीछे, और ये निकल के भाग गए थे। तो इनको तो वैसे भी मार पड़नी है। और इन्होंने लिखा था 1965 की जंग में, हमारा बड़ा मशहूर तराना था, पाकिस्तानी बड़े लड़ैया जिनकी सही न जाए मार। तो अभी इनकी हमारी मार नहीं सहेंगे अगर हम मारने पर आ गए तो बस ठीक है। लेकिन हर मुल्क मुतामिल है। देखिए हम मुतामिल तो है, देखिए हमने तो चाय पिला के भेजा तक जो नहीं, हमने तो दिन के उजाले में चाय पिला के भेजा। अब रात की तारीख में तैयारी लेकर आए थे, हमने दिन के उजाले में चाय पिला के भाई जितने दिन और चाय भी तरंग थी वो गुजरे हैं, हालत जंग के भी पाकिस्तान पे वही बड़े भारी गुजरे हैं सर। देखिए जंग में तो आपको भारी वक्त गुजरेगा ही। सबसे यानी मुतमईन हालात
वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जंग के हो सकते थे, लेकिन जब उनके दौर में खंदक की जंग में भारी लम्हात गुजरे मुसलमानों पर, बिल्कुल बदर के मौके पर, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं भाई, हम तो बहुत नीचे के मौके पे, बहुत के मौके, तो हम तो सहाबा के नालैन की खाक नहीं है, बहुत दूर है, तो हम पर भी वक्त तो बुरा गुजरेगा। लेकिन बहरहाल ये कि आप जंग से आप ये मसला हल नहीं कर सकते। बहरहाल ये आपको आज की दुनिया में ये मामला मज़ाकरात से हल होते हैं आज की दुनिया में। डिप्लोमेसी अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो क्या इस वक्त शाह महमूद कुरैशी और हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो बेहतर हैं? आप मुतमईन हैं? डिप्लोमेसी तो हमारे यहाँ इसमें कोई शक नहीं है, शाह साहब का एक बड़ा किरदार है। और आप देखिए 3 मरतबा सलामती काउंसिल में वो ये वाक़यात को लेकर, सर लेकिन वहाँ एक बात और भी कही जाती है कि सलामती काउंसिल में जाने में थोड़ी जल्दी कर दी, यानी अगर मजीद तैयारी से जाते और मजीद अच्छे तरीके से पहले उन मुल्कों में लॉबिंग कर लेते जो कि परमानेंट। मगर अभी तो सलामती काउंसिल में सही बात हुई, अभी तो सलामती काउंसिल के तमाम ममालिक ने ये कहा है कि भारत ज्यादती कर रहा है। और देखिए अब तैयारी की जरूरत ही नहीं है, तैयारी अब वहां होती जरूरत जहां दुनिया के सामने तस्वीर नजर नहीं आ रही होती। आज पूरी दुनिया देख रही है, आज 190 दिन बड़ी बात होती है कि कर्फ्यू है वहां पर, आखिर ऐसा क्या हो गया वहां पे? इसकी वजह ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जम्मू में हिंदुओं को आबाद कर रहे हैं, ये वहां पर जम्मू में आबाद करके फलस्तीन वाला काम कर रहे हैं, बिल्कुल गजा की पट्टी पे कि आहिस्ते आहिस्ते वहां पर उनकी अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर, तो जो आपने शुरू में फरमाया था, तो वो यही काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये साबित कर सके भाई यहाँ तो जरूरत ही नहीं है किसी की, तो वो कर रहे हैं काम, लेकिन देखिएगा वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते, हो ही सकते। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है? मसला कश्मीर, क्या कभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो रंजिशी मसला है ये हल हो सकेगा? नहीं, ये मसला तो हल नहीं हो सकता। देखिए इस लिहाज से तो नहीं हो सकता कि इसमें तो कोई ना कोई अमेरिका के अलावा ज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा कोई इसमें सालिसी का किरदार अदा करना पड़ेगा। यूँ भी नहीं हो सकता कि देखिए हम 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसे मान लूँ कि ये आपका है, मैं नहीं मान सकता। वो अलग बात है कि हमारे कुछ सियासतदान आज भी ट्वीट करते हुए उसको कह देते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत को मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है इस मसले पे अना का मसला बनाने की? आखिर इतने मुसलमान आबादी वाले इलाके जो पाकिस्तान के साथ हुए, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट किया गया, एक कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ आ जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इसमें एक मसला है, उसमें मसला ये कि इसमें आपको कश्मीरियों की राय को बड़ा मलूज़ खातिर रखना होगा। मैं तो बबांगे जोहर ये बात कह रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको कि राय थोड़ी तकसीम है और इसमें ज़रूरी नहीं कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के साथ खड़े हों। असल में वो अभी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी। आज़ादी के बाद वो फैसला करेंगे कि कहाँ जाना है उन्होंने, और गालिब इम्कान यही है कि वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर लें। तो ये हमारा गालिब इम्कान है और आपका भी और हम सबका है, लेकिन उससे पहले उनको आज़ादी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि पहले उनको आज़ादी की तरफ जाने दें, फिर जब आज़ाद होता है ना आदमी फिर फैसला करता है। देखिए इंडिपेंडेंट रुकन ही फैसला करता है किस पार्टी में जाएगा, पहले उसे आज़ाद जीतने तो दे, पहले आज़ादी तो मिले, आज़ादी मिल जाए, वो आज़ाद जीत जाए इंतखाब, उसके बाद वो फैसला करेगा कि PML के साथ जाए या PTI के साथ जाए। बिल्कुल, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, नाज़रीन वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे ख़ास तौर पे मुल्की हालात के हवाले से, और आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं 18 माह आपकी पार्टी की हुकूमत को मुकम्मल हो चुके हैं सर, लेकिन महंगाई ना ख़त्म होने का नाम ले रही है, ना दूसरे मसाइल ख़त्म होने का नाम ले रहे हैं, ना मईशत बेहतर हो रही है, क्या कहते हैं सर आप? असल में इसमें सब कसूर आप लोगों का है। हाँ, आप लोग जो है वो सब मीडिया के जिम्मेदार हैं। हमारे देखिए चीनी महंगे हुए थे, चीनी थोड़ी महंगी हुई है, आप लोगों ने चीनी महंगी कर दी। चीनी महंगे हुए थे, पाकिस्तान में चीनी बहुत महंगे हो गए, आप कह रहे चीनी महंगी हो गई। पाकिस्तान में जो है वो गंदम की किल्लत तो हुई है ना, गंदम देखिए ना, उसमें बुखारी घर में आटे की बोरी रखवा के, तो ये आप लोगों ने ज़्यादा शोर उठाया, वरना माँ कहाँ महंगाई है, कुछ भी नहीं, सब सही है। सर टमाटर 17 रुपए किलो तो नहीं, टमाटर बिल्कुल 17 रुपए किलो नहीं है। तो वो जिन्होंने कहा था वो कौमी असेंबली में है भी नहीं, वो तो बाहर से, वो तो बाहर के आदमी है, बाहर के आदमी की बात पर आप यकीन क्यों करते हैं? आपकी काबीना का हिस्सा तो है ना? मेरी सर, मैं तो बिल्कुल कैबिनेट, मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, मैं हुकूमती जमात का हिस्सा ज़रूर हूँ, हुकूमत में नहीं हूँ मैं। तो आप मुझसे ये बिल्कुल तवक्को न रखें कि मैं हुकूमत को डिफेंड करूँगा। ये एक तो हमें डेमोक्रेसी समझनी होगी। लोग समझते हैं कि आप हुकूमती पार्टी
इत्तेहादी में, तो इसका मतलब जो हुकूमत कर रही है उसे आप सही माने। डेमोक्रेसी इसको नहीं कहते, मतलब होना ही नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि इख्तिलाफ राय क्यों कर रहे हैं आप? इनको बेसिक डेमोक्रेसी समझानी पड़ेगी सबको कि हुकूमत में रहते हुए हुकूमत से इख्तिलाफ करना ही डेमोक्रेसी कहलाती है। हम क्वेश्चन आवर सेशन में अपने ही वजीरों से सवाल करते हैं, तो इसमें क्या हो गया? अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम सही काम नहीं कर रहे हैं या हमसे नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह यह कि हमें बुलंद बांग दावे नहीं करने चाहिए थे। हमें ये इदराक रखना चाहिए था कि आने वाले हालात हमारे लिए कोई अच्छे नहीं है, इतनी जल्दी हम सब सही नहीं कर सकते। हमने होप्स बहुत दिला दी थी, हमने उम्मीदें बहुत दिला दी थी। हमने बुलंद इकबाल को पहले ही बुलंद इकबाल कर दिया था। हमने कहा आपका इकबाल बुलंद हो बुलंद साहब। अब हमें क्या पता था कि जब हम आएंगे तो हमें तो खुद बुलंदी पे पहुंची, जब नीचे देखेंगे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा। तो ये हमें भी महसूस हुआ। तो अगर हम ये पहले से कर लेते तो मेरा ख्याल है कि हमें इस हजीमत का सामना ना उठाना पड़ता। अभी भी वक्त है और चीज़ों को समझना चाहिए हमें, और ये देखना चाहिए कि चीज़ें दुरुस्त करने से दुरुस्त होंगी। ये कह देने से कि हम सब सही कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। करना पड़ेगा। अब शुगर माफिया को पकड़ना पड़ेगा। वो जो शुगर माफिया आपके इर्द गिर्द ही पाई जाती है, उसको पकड़ना होगा। आमिर भाई, कितना टाइम और लगेगा? ये मुश्किल वक्त कब खत्म होगा? आखिर जो कहा जाता है कि बस घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ये घबराहट कब खत्म होगी? मुझे तो हॉल उठने लगे घबराने से ऊपर चीज़ें नहीं हो जाएगा। देखिए वक्त खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊं, ये मुझे सिर्फ एक आदमी की पर भरोसा है और वो इमरान खान। मैं इमरान खान के साथ था, हूँ और रहूँगा। और मैंने इमरान खान के साथ ही अपना सफ़र का, नए सफ़र का आगाज़ किया। और मैं जानता हूँ कि वो एक मुखलिस इंसान है और एक सच्चा लीडर है। तो थोड़ा मुझे ये यकीन है कि कहीं ना कहीं वो अपनी टीम जब बदलेगा, आप कैप्टन तो है, टीम तो बदलेगा, वो खिलाड़ी तो बदले जाते हैं, बदलेगा वो, टीम तो बदलेगा। जैसी टीम बदलेगा वो, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मतलब दोबारा मियादाद को बुलाना पड़ेगा, जिसको छोड़ के चले गए। मियादाद को दोबारा बुलाना पड़ेगा। न्यूजीलैंड का मैच है, इंतजाम उल हक को खिलाना है, और इंतजाम उल हक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनमें से एक मियादाद आप भी तो हैं सर। मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन ये कि बहरहाल मियादाद को लाना पड़ेगा। अच्छा आमिर भाई, कराची का मैंडेट आप लोगों के पास है, ठीक है। 18 माह में कराची के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नजर नहीं आया। इवन जो यानी ग्रीन लाइन बसेस का मंसूबा था, वो भी जो फरवरी में तारीख दी गई थी उसके ऐलान की, जो कि गवर्नर साहब ने और कुछ कराची के MNAs मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में दी गई थी कि मैं भी टेम्परेरी। सर वो तारीख भी गुजर गई। सर असल में गवर्नर साहब का काम ही नहीं था तारीख देना। तारीख तो लड़की वाले देते। इन्होंने खालिद किया काम तारीख देकर। तारीख ही देनी चाहिए। तो यहाँ लड़की वाले किसको कहें? अब वो नहीं देनी चाहिए थी उनको तारीख उन्होंने दे दी। अब उसी वजह से वो हो नहीं पा रहा। अब उनको चाहिए था वो तारीख नहीं देते, वो सिर्फ ये बता देते कि हो जाएगा, मतलब रिश्ता तय हो गया है, हो जाएगा। तारीख लेनी किसी और से थी। तो लड़की वाले वो है सिंधु कुमार, तो उनसे लेनी थी। अब उन्होंने ली नहीं, लेकिन ये कि हो जाएंगे मंसूबे। देखिए ग्रीन कुर्ता तो आ गया, ग्रीन लाइन भी सही हो जाएगी। ग्रीन लाइन भी बेहतर हो जाएगी। सर क्या समझते हैं खास तौर पे जो पहले ट्रांसपोर्ट के हवाले से, अब चूंकि बात ट्रांसपोर्ट की हो रही है, जिस तरह से लाहौर में मतलब मेट्रो बस, उसके बाद फिर मेट्रो ट्रेन, इस तरह इस्लामाबाद में मेट्रो बस का जो मंसूबा रुक गया है, वो सर उसी जगह रुक गया है। अब जो एयरपोर्ट तक उसको पहुंचाना था, मैं खुद भी कई दफ़ा आपको भी आना जाना होता है सर, कोई काम नहीं हो रहा है। यानी लोग ये कहते हैं, लाहौर में भी लोग ये कहते हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद से पहले जो सड़कें एक दिन में तामीर हुआ करती थी, वो शायद अब एक साल में भी नहीं होती। तो बुलंद भाई देखिए, उसके लिए अब इतना हमें मेहनत, आप समझ लो काम नहीं कर रहे। देखिए तहादियों को मनाना कोई मामूली काम है? हाँ। अभी उसमें लगे हुए सब, देखिए ना, GDA को मनाना नहीं, पंजाब में परवेज इलाही साहब को मनाना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि जी हमें सौतन समझा जा रहा है, तो उनको बताना पड़ रहा है नहीं आप सौतन नहीं। ये क्या वजह हुई कि अचानक से एक खास पॉइंट इन टाइम सारे इत्तेहादी जो है वो सर उठाने लगे? उससे पहले सब अच्छा था और अचानक से एक कानून साजी होती है और उसके बाद अचानक तो नहीं हुआ बुलंद भाई। देखिए मैं आपसे एक एग्रीमेंट करूँ, मैं आपसे एक मुआहिदा करूँ और उसके बाद उस मुआहिदे पर अमल दरामद मुझे होता हुआ नजर ना आए, तो इस पे सवालात बनते हैं। तो इत्तेहादियों ने सवालात उठाए हैं। मुझे लगता है कि नहीं, मुआहिदे सब सही हो जाएंगे। और जो मुआहिदे आपसे किए गए हैं, चाहे वो MKM हो, चाहे वो GDA हो, चाहे वो काफली हो जाएंगे उनसे सब। ये चीज़ें हो जाती है वक्त के साथ साथ। असल में मीडिया ने बहुत बढ़ाकर पेश किया। आप लोग हैं सब जिम्मेदार, सारे जिम्मेदार आप लोग हैं। मीडिया ने बहुत बड़ा करके पेश किया है। बात सब अच्छा चल रहा है। आपको चाहिए था
कि आप लिखते कि चैन की बंसरी बज रही है, कोई मसला नहीं है, अखबार नहीं पढ़ने चाहिए, किसी को नहीं अखबार पढ़ने चाहिए, चैनल पीटीवी बन जाते फिर सारे चैनल पीटीवी बनना चाहिए था, पीटीवी बनना चाहिए था सबको। आप लोगों ने क्यों अपनी जुर्रत इजहार का जो है वो मौका हाथ से जाने दिया? आपको चाहिए था कि जुर्रत इजहार नहीं करते, सच नहीं बोलते, क्यों बोलते हैं आप? सबसे ज्यादा ये जो इजहार राय है वो तो आपकी जानिब से देखने को मिलता है। देखिए पार्टी में रहते हुए आपकी तरफ से देखिए मैं तो इख्तिलाफ आप कर सकते, मैं तो देखिए खान साहब का वफादार आदमी, मैं खान साहब को इस मकाम पे नहीं पहुंचाना चाहता सर बिल्कुल सब सही हो रहा है सर आप बेहतरीन है सर, नहीं खान साहब गड़बड़ है कहीं ना कहीं, हमें करना देखना पड़ेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो काबीना की या पार्टी इजलास में ये बातें कर जाते हैं आपके अलावा? देखिए मैं तो नहीं कहते, एक दो या तीन लोग मेरी तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है, देखिए ना, मेरी तो कौन सुनेगा, लेकिन मैं अपनी बात कह देता हूँ, मुझे बाकी कोई नहीं कहता। शेख साहब कहते थे कभी कभी, उसके अलावा कुछ हम फवाद चौधरी वो कह देते हैं, फवाद चौधरी भी कह देते हैं, 2-4 लोग और हैं वो भी कह देते हैं, इस तरह से कोई 15-20 लोग हैं जो कह देते हैं, और फिर 30-35 भी हो सकते हैं जो कह देते हैं। तो ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं, फिर आगे फिर वो जो कोर कमेटी होती है उससे क्यों दूर हो जाते हैं जो इख्तिलाफ राय रखते हैं? उसकी वजह कि देखिए हमसे ये तवक्को की जाए कि हम ये कहें कि नहीं आप सब जो कह रहे हैं बादशाह सलामत दुरुस्त है, आपके दौर में क्या इंसाफ का बोलबाला है, क्या लोगों के साथ क्या खूबसूरत काम है, हसन जान ने कोई खुदकुशी नहीं की तो बनाई भी बात थी, कहाँ उसने कंबल मांगे थे उसके बच्चों ने? मैं ये नहीं कह सकता बलद भाई, मैं ये आवाज़ मैं झूठ क्यों बोलूँ फ़रोग़ मसलहत के नाम पर? ज़िंदगी प्यारी सही लेकिन सुकून खबर में, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये बात आप जो कह रहे हैं बयानी नहीं हो सकती, मैं नहीं कर सकता। मैं मेरे हल्के के मसाइल हैं, मेरे क्वार्टर्स का इशू है, क्लिंटन क्वार्टर्स है, जमशेद क्वार्टर्स है, पाकिस्तान क्वार्टर्स है, जमशेद ईस्ट है, जमशेद वेस्ट है। मैं ये नहीं कह सकता क्वार्टर्स वालों आपको आपके लिए सब अच्छा होना है जब तक उनको लीज नहीं मिलेगी। रोज उनको रोजाना खाली कराने के उनको कहा जाता है। एमएनएस को जो 15 करोड़ यानी 2 साल के 30 करोड़ अभी नहीं मिलेगा सर, उसमें से 1 साल तो लैप्स होके वापस भी चले गए। नहीं वो खुद किए ना, PC1 सबके बने, वही तो जानना चाह रहा हूँ आप। सबके बने हुए थे, हाँ वो लैप्स होके वापस चले गए, अब दोबारा जुलाई में आ रहे हैं, अब जो अब एक साथ होंगे, तो अब जो आएंगे वो 1 साल के आ रहे हैं ना? नहीं 2 साल के होंगे, 2 साल के एक साथ आएंगे। सर क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये इलाक़ कभी नेशनल इलाक़ बन सकता है आपके ख्याल में? खान साहब ने ये भी कहा था हम मुस्तकबिल में हो सकता है मिलकर इलेक्शन लड़ लें। और ये देखिए 22 तारीख के बाद की जो मुत्तहिदा 22 अगस्त के बाद की वो नेचुरल अलाई है इनकी, 22 से पहले नेचुरल नहीं था इलेक्शन। आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़े, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभी बल्दियाती इलेक्शन अगर हो जाते हैं, नहीं मार पिटाई तो नहीं हुई, मुमकिन नहीं थी नहीं हो जाती, अगर पहले वाली मुत्तहिदा होती तो हो जाती ना मार पिटाई। वो जब फॉर्म 145 और 47 रोके गए थे, उससे बड़ी मार कुटाई हो नहीं सकती। फॉर्म 145 हमारे भी रोका गया, मेरा भी रोका गया। अच्छा समझते हैं लोग कि जिनके रोके गए वो हार गए, अब भाई मेरा भी रोका गया है, कई लोगों के फॉर्म 145, अच्छा जहां जीत गए वहाँ अगर आपके पास बताइए खाका अब्बाई साहब का शॉर्ट पड़ा है कि नहीं? परसों उन्होंने कह दिया कि अवाम लाए तो है तब्दीली है, तो इसका मतलब अवाम लाए ना, पहले तो आप कहते इलेक्शन ही गलत हुए। तो देखिए फॉर्म 145 बहुतों के रोके गए, उसका ये मतलब नहीं था कि कोई धांधली खुदा न खास तो ये फौज की निगरानी में इंतखाबात हो रहे थे, फौज निगरानी कर रही थी इंतखाबात की, पहले आप ही का मुतालबा होता था फौज निगरानी करे, अब जब फौज निगरानी कर रही है इंतखाबात की तो आप कह रहे हो धांधली हो गई। धांधली कोई नहीं हुई, बिल्कुल शफाफ इंतखाबात थे, एग्जैक्टली शफाफ इंतखाबात थे। फारूक भाई 2 नशिस्तें हार गए, मगर फारूक भाई अगर हार गए तो उसका मतलब नहीं फारूक भाई नहीं रहे, वो अपनी जगह पर है। आज तो वो कहते हैं मेरे पास तुम हो सरबराह तो हुआ मतलब वो आज वो हर जगह खाली कैमरों को देखकर सिर्फ हाथ हिलाते, मतलब इससे बड़ा दानिश और क्या होगा। तो मकसद कहने का कि इन हालात में भी आप ये सोचें कि ये इत्तेहादी कहीं जाएंगे नहीं, नाराज है मना लिए जाएंगे, मान लेंगे। सर क्या कराची या सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होंगे? नहीं मुझे अभी बल्दियाती मुझे नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैं सच्ची बात कहूँगा, मुझे कोई कहीं किसी भी सूरत में भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब इसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं अगले आने वाले यानी 2020 में हो जाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? क्या 2020 में तो होते भी नहीं सर, अगर हो जाते हैं या 2020 में होंगे तो 2020 मैच हो जाएगा तो वो मैच 2020 पड़ेगा या जिस तरह आपकी। देखिए अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो फिर पीटीआई जीतेगी, अगर होते हैं या मिल के जीतेंगे। असल में उसकी बात है कि हम अगर लड़ेंगे तो अलाय बन के लड़ेंगे। पहले हमने इलेक्शन लड़े थे तो अलग अलग लड़े थे, अब चूंकि हम अलाइज हैं सीट एडजस्टमेंट के साथ करेंगे, एमकेएम के साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। मतलब हमसे मुराद एमकेएम और पीटीआई दोनों जीतेंगे। मेयर किसका हो सकता है फिर? मेयर सारा फड्डा इस पे होगा कि मेयर किसका होगा? देखिए मेयर तो उसी का होगा जिसका कप्तान होगा, जिसकी वफाकी हुकूमत होगी, कप्तान होगा उसी का मेयर।
अच्छा सर, ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बहुत जल्द जो है हुकूमत में शमूलियत इख्तियार करने वाली है, लेकिन साथ साथ 2 वजारतों का जो मुतालबा है वो भी रख दिया गया है, क्योंकि अब डॉक्टर फरूक नसीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर ज़रूर हैं लेकिन वजीर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नहीं है सर। देखिए मेरे पास तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन जी आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। मुझे तो अभी नहीं लगता कि फौरी तौर पर वो मान जाएंगे, क्योंकि उनको जो गवर्नर साहब ने कल ये कहा है कि जो फंड्स है ना 5 से 6 अरब रुपए वो कराची और हैदराबाद के मेयर्स को रिलीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि मेन शिकवा ये कह गए भैया लोग सियाने, गवर्नर की बातें गवर्नर ही जाने। मैं तो उसमें नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मुझे मुस्तकबिल करीब में कहीं पर भी इतनी जल्दी मामलात सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। और अगर कोई ये समझता है कि क्या वजह क्या है, एमकेएम का मसला वजारतें नहीं थे खाली, मुझे पता है ना। देखिए बाकी लोग तो बनाने जाते हैं मुझे मसाइल जिसमें फंड्स का भी ताल्लुक नहीं है, जिसमें सिर्फ फंड्स का ताल्लुक है। देखिए उनका ताल्लुक, उनका मसाइल थे कराची के तरक्याती प्रोजेक्ट्स, जैसे मेरा है सर मरदमशुमारी का ऑडिट, वो बता रहा हूँ मैं बताता हूँ और क्या क्या उसमें। एक तो ये है, फिर उसके अलावा इंतखाबी हलकों की नई हल्का बंदियाँ, इसी में मरदमशुमारी आती है। फिर दफातर मांग रहे थे, डिलिमिटेशन, फिर वो दफातर मांग रहे थे अपने। ऐसे जैसे मैं बात करता हूँ, लोग समझते तहरीक इंसाफ ये छोड़ देगा। भाई क्यों छोड़ दूंगा? मैं अपनी पार्टी में रहकर ये कह रहा हूँ कि मुझे अपने हलके के लिए काम कराने हैं। देखिए मैं अपने हलके वालों से वादा करके आया हूँ ना। अब अगर मैं अपने हलके वालों से वादा जो करके आया हूँ मैं पूरे नहीं कराता, मैं उनको क्वार्टर्स नहीं दिलवाता हूँ, तो बुलंद भाई मुझे रहने का हक क्या है? मैं कैसे रहूंगा इस असेंबली की सीट पर? मैं ज्यादा मैंने पहले भी कहा था, लोगों से भी कहा मैंने कि 2.5 साल मेरा इंतजार है। शुरू में मैंने कहा था कि 2-2.5 साल के अंदर अंदर अगर लीज के पेपर मिलते हैं या आपको मुतबादिल जगह मिलती है, कुछ भी है, मैं करा सका तो ठीक है, वरना बुलंद भाई औरों को जरूरत होगी शोहरत की, या मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अता फरमाया है। इतना मेरे रब ने दिया है कि मैं अगर पूरी जिंदगी उसका शुक्र अदा करता रहूं तब भी शायद मैं उसके एहसानात का जो मुझ पर उसे किए, ऐ रब मुझे इतनी ताकत दे कि मैं तेरे एहसानात का बोझ उतार सकूं, मैं नहीं कर सकता। तो मैं आज भी कहीं टीवी पर नजर आ जाऊंगा तो मैं अपनी जगह मौजूद हूं। परेशानी उनको होनी चाहिए जिनको लोग कल तक जानते नहीं थे, जो काउंसिलर भी नहीं बन सकते थे, वो आज उनको काम कराने हैं, उनको जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुतालबात जो एमकेएम के हैं वही मुतालबात आमिर लियाकत के, या वही मुतालबात पीटीआई के। पीटीआई और एमकेएम इस वक्त जो कराची की बात कर रहे हैं अलग अलग नहीं है, बल्कि पीटीआई ज्यादा इस वक्त कराची की बात कर रही है, क्योंकि पीटीआई के पास 14 नशिस्तें हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है पीटीआई का रोल। तो अगर कोई ये समझता है कि कराची की बात से मुत्तहिदा कर रही है, सर हम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। स्पीकिंग लोगों को जो यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, गवर्नमेंट के इदारे हों, ब्यूरोक्रेटिक सीट्स हों, मुकाबले के इम्तिहानात हों, जहाँ देखते हैं जब रेशो निकाला जाता है तो कराची के शहरी इलाकों पे भी, देही इलाकों के लोग डोमिसाइल लेकर मुहाजिरों का मसला है। मुहाजिर हो तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो कब तक मुहाजिर मुहाजिर तो हमेशा रहेंगे आप। मुहाजिर हमेशा, देखिए ये मैं आपको आज आपने बड़ी गहरी बात छेड़ दी। हाँ, तो कब तक मुहाजिर हमेशा रहेंगे? नहीं, कब तक क्या मतलब? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत फरमाते हैं, उसके बाद मक्का फतह कर लेते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? फिर वापस मदीना जाते हैं। अच्छा, खिलाफत किसका हक था? अंसार का था या मुहाजिरों का? सर ये पूछ रहा सवाल, बताएं मुहाजिरों का। तो क्यों थे मुहाजिर वो? कब तक थे मुहाजिर? वो मुहाजिर आखिरी वक्त तक रहे। मुहाजिर शनाख्त होती है सर, मुहाजिर कौमियत नहीं होती, शनाख्त होती है। कौमियत नहीं होती, कौमियतें बदल जाती हैं, शनाख्त कभी नहीं बदलती। अल्हम्दुलिल्लाह मुहाजिर शनाख्त है, मेरी शनाख्त है, मेरे वालिदैन की शनाख्त है, मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैं मुहाजिर हूँ। सर आपकी पार्टी जो है ख़ासतौर पे बल्दियाती इंतखाबात की जो अब लोगों को चुना जा रहा है, सारी तैयारियां तो पहले से चल रही हैं सर, उसमें भी उर्दू स्पीकिंग लोगों की जो तनासुब है शरा वो बहुत कम। देखिए मैं तो इस पर एहतजाज कर चुका। बिल्कुल सर, ये मेरा एहतजाज ईस्ट की कमेटी पर है। मेरा हल्का ईस्ट में आता है और उसमें 16 यूसियाँ मेरी अपनी है, यानी NA-245 में। तो मैंने खुर्रम जमान साहब कराची के जो सदर हैं उनसे मैंने कहा आपने ईस्ट की कमेटी सही नहीं बनाई है, इसको आप तहलील कर दें, क्योंकि इसमें आपने नुमाइंदगी नहीं दी है। अगर आप तहलील नहीं करते तो मैं इसको नहीं मानता। ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता। इसलिए कि आप अगर नुमाइंदगी सही नहीं रखेंगे तो ये नहीं हो सकता। ईस्ट की कमेटी को हमने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसी तरह और भी लोग हैं जो आवाज़ बुलंद करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हम देख रहे हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको मैंने लिखा है, उनसे मैंने बात की। तो पार्टी के अंदर हम अपनी बात कर रहे हैं। अब हम इसको बाहर नहीं उछाल रहे हैं इन चीज़ों को, इसलिए हम अंदर बात कर रहे हैं कि हम किसी तरह इसको एडजस्ट करें ताकि मामला ख़राब ना हो। सर IG सिंध की तबादले या तैनाती का मसला हल हो सकेगा या नहीं सर, वो भी मसला है। देखिए जो इमाम के पीछे नहीं खड़ा होगा ना उसकी नमाज ही नहीं पूरी होती। तो इमाम तो फिर इमाम है, मुख्तदी तो बनना पड़ेगा, और इमाम बड़ा जबरदस्त है जो भी इमाम है, ठीक है ना। अब इमाम से घबराए हुए बहुत सारे लोग, ये वो है
जिन्होंने कभी भी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी है, ये हमेशा अपनी अलग नमाज पढ़ते हैं। तो जो इमाम के पीछे मैं तो करीम मोहम्मद तो इमाम की बात कर रहा हूँ, इमाम के पीछे नमाज पढ़े उसमें ज्यादा फायदा है वरना नुकसान है उसमें से। देखिए मेहर लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप इमाम के पीछे नमाज पढ़े, मेहर आप क्या लेंगे? मेहर तो आपको लेना नहीं चाहिए, मेहर तो जिनको लेना चाहिए वो ले। लेकिन सर अब तो सिंध हुकूमत का ये कहना है कि मजीद नाम नहीं दिए जाएंगे, सिंध जो नाम मौजूद है अब इन्हीं में से दामाद सेलेक्ट। भाई हम तो इमाम के पीछे हैं। हम तो वैसे भी इमाम के पीछे, हम तो नजरियाती तौर पर उस इमाम के पीछे जो करबला में शहीद हो गए, हम तो नजरियाती तौर पर वहां खड़े, और हम जदलियाती तौर पर या जदीद तौर पर जिस इमाम के पीछे खड़े वो इस वक्त यहाँ का इमाम है। तो सर क्या मुझे बताइएगा मैसेज क्या देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, खासतौर पर नाज़रीन के लिए यौम यकजहती कश्मीर 5? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा अच्छा गाना है, और भी बहुत अच्छे गाने हैं, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, लेकिन इससे बढ़कर कुछ करना है। गाने बहुत अच्छे बना लिए। 3 जंगें तो ऑलरेडी लड़ चुके हैं सर। नहीं, जंग नहीं लड़े, बहुत सारे और तरीके कि आप लिखें, मज़ामीन लिखें, ट्विटर को इस्तेमाल करें अपने अफकार और नज़रियात के अहया के लिए, ना ये कि आप गालब गलो शुरू कर दें। फेसबुक पर अपने जज्बात लिखें, बताएं, मजलूमियत बताएं, जुल्म बताएं कि माँ उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए मजलूमियत को उजागर करें, जुल्म को उजागर करें, जिस चीज को दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है, वही इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो बताया। देखो बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, बीमार वहां पर किस तरह से पड़े हुए हैं, बुजुर्गों का क्या हाल है, खवातीन का, ये करें। जिनको लिखना आता है वो लिखें, जिनको बोलना आता है वो बोलें, जिनको ये बयान करना आता है बयान करें, जो फिक्री नशीद से सजा सकते हैं वो फिक्री नशीद सजाएं, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, बहुत बड़ी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब खालिद अराई साहब का भी, और जनाब उमैर हारून साहब का भी, और जितने आपके माशाल्लाह टीम के लोग सबका, क्या उन्होंने शेख साहब हमारे CEO। अच्छा माशाल्लाह, जी 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 क्यों नहीं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया। मैं पहली मरतबा आया हूँ मेट्रो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कर यहाँ पे। हमारे लिए बड़ी इज्जत अफजाई है डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपको हम गाहे बगाए रहमत देते रहेंगे, कभी आपके पास आएंगे, कभी जरूर, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम किया, और खासतौर पर इस गुफ्तगू को हमने एक्सक्लूसिव रखा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ, ताकि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्कि जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपना मौक़िफ़ रखते हैं वो भी इनसे जान सकें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।